बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे दारुल उलूम देवबंद। अब यहाँ पे दारुल उलूम देवबंद जो कि एक मदरसा था, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका मेन मकसद क्या था, इसकी फाउंडेशन जो है, इसकी बुनियाद किसने रखी, कब रखी, क्यों रखी, और जो पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट थी उसके लिए जो दारुल उलूम देवबंद था इसका क्या अहम किरदार था। तो सबसे पहले देखें, जो दारुल उलूम देवबंद है ये फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर के बाद, देखें जब यहाँ पर हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का दौर ख़त्म हुआ और उसके बाद जो 1857 की जो यहाँ पर जंग आज़ादी लड़ी गई, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया गया, जिसमें मुसलमानों को हैवीली डिफ़ीट हुई। और ये जो जंग थी ये मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के लड़ी थी। यहाँ पर मुसलमानों को जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस जंग में नाकामी के बाद, उसका जो ज़िम्मेदार था, जो अंग्रेज़ थे, वो मुसलमानों को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराते थे। अब जो मुसलमान थे वो जंग आज़ादी में नाकामी के बाद अंग्रेज़ों के डायरेक्ट टारगेट बने। और इसमें जो जंग आज़ादी में नाकामी के बाद जो फर्स्ट इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट थी। और जो फर्स्ट रेवोल्यूशन जो एजुकेशन रेवोल्यूशन के लिए यह जो फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो दारुल उलूम देवबंद थी। उसके बाद देखें ये कहाँ पे स्टार्ट हुई, नॉर्थ इंडियन टाउन ऑफ देवबंद। उसके बाद देखें यहाँ पर जो है 1866 में ये स्टार्ट हुई और इसकी जो मेन मकसद था, जो मेन एम था, टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया एंड रिस्टोर द इस्लामिक रूल। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो ब्रिटिश है इसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, ख़त्म किया जाए, और यहाँ पर जो इस्लामिक रूल है उसको रिस्टोर किया जाए। और उसके लिए जो स्ट्रेटजी यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद ने यूज़ की वो स्ट्रेटजी थी टू एजुकेट द मासेस ऑन द प्रिस्टाइन टाइम ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो ज़माने कदीम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरीके से लोगों को तालीम दी जाती थी उसी तरीके से तालीम देकर मासेस को एजुकेट किया जाए, ताकि लोग एजुकेट होकर एजुकेशन हासिल करके जो यहाँ पर बरतानिया है, ब्रिटिश रूल है, उसको ओवरथ्रो करें। ओके जी, नेक्स्ट देखें बैकग्राउंड में सबसे पहले देखें कि शाह वलीउल्लाह जो कि एक अजीम हस्ती हैं इंडो पाक हिस्ट्री में, उन्होंने जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, जो रिस्टोरेशन ऑफ इस्लामिक ज़ील एंड जिस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट की थी। अब जो दारुल उलूम देवबंद है ये उसी की एक शाख है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखें जो शाह वलीउल्लाह के प्यूपल्स थे, उन्होंने शाह वलीउल्लाह का इंतकाल के बाद उनकी जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी उनको आगे फारवर्ड किया और अपनी ज़िंदगी का मकसद शाह वलीउल्लाह की तालीम को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए वक्फ कर दिया। अब यहाँ पे देखें जो शाह वलीउल्लाह के सन्स और पीपल्स थे, उन्होंने उनकी विरासत को आगे पहुंचाने का ज़िम्मा उठाया, ठीक है। और इनके जो सबसे एल्डेस्ट सन थे जिनका नाम शाह अब्दुल अज़ीज़ था, वो एक प्रोमिनेंट फिगर थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। और उसके बाद इनके जो दो प्यूपल्स थे जिनमें शाह अब्दुल इस्माइल शहीद और शाह सैयद अहमद शहीद, इन्होंने 1831 में बालाकोट के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। याद रखें कि ये सैयद जो है अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, ये दोनों शाह वलीउल्लाह के प्यूपल्स में से थे जिन्होंने एजुकेशन के अलावा इस्लामिक जो रूल है उसकी रिस्टोरेशन के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए डायरेक्ट जो है वो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की थी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और उन्होंने 1831 में बालाकोट के मुकाम पर शहादत नोश किया। अब यहाँ पर देखें इसी जो सिलसिले को आगे जारी रखा जिन्होंने शाह वलीउल्लाह के सिलसिले को, शाह वलीउल्लाह की जो ट्रेडिशंस थी, जो उनकी एजुकेशन थी, उसको आगे फैलाने के लिए जिन उलमाए इकराम ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया, उनमें देखें कौन थे। मौलाना अब्दुल हई शाह थे, मौलाना मोहम्मद इसहाक थे, मुफ्ती सदरुद्दीन थे और मौलाना ममलूक अली थे। अब यहाँ पे देखें
मौलाना मौलाना ममलूक अली जो थे, ये जो थे पीपल ऑफ मौलाना राशिदुद्दीन थे, मतलब ये राशिदुद्दीन के तालिब इल्म थे। इन्होंने स्टाफ ऑफ दिल्ली कॉलेज जो है, जो दिल्ली कॉलेज है उसके स्टाफ को ज्वाइन किया। किन्होंने? मौलाना ममलूक अली ने। और कुछ ही टाइम के अंदर जो मौलाना ममलूक अली हैं, ये जो दिल्ली स्टाफ कॉलेज है उसका जो एकेडमिक सर्कल है उसमें एक प्रोमिनेंट फिगर बन गए। अब यहाँ पर देखें, जो मौलाना ममलूक अली हैं, इनके जो गांव है वहाँ से स्टूडेंट इनकी वजह से पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखें जो मौलाना ममलूक अली हैं, इनका गांव कौन से, इनका इलाका कौन सा था? ननौतवा। और इन्हीं के एक स्टूडेंट थे मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो रीज़न्स हैं बिहाइंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा वो क्या हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ मिशनरीज़, उसके बाद सेकंड वन है एटीट्यूड ऑफ आर्या समाज, थर्ड वन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा, और फिर उसके बाद हमें नीड ऑफ बिगर दारुल उलूम पे डिस्कस करेंगे कि जो बिगर दारुल उलूम है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। नेक्स्ट देखें, रोल ऑफ मिशनरीज़। हुआ ये था कि जब मुग़ल एम्पायर ने यहाँ से पैकअप हुई सब कॉन्टिनेंट से, और यहाँ पे जो ब्रिटिश है उसका कॉलोनियल रोल स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्रिटिश से वो मिशनरीज़ आते थे जो अपने जो रिलीजन है उसके प्रोपेगेशन के लिए, जो कि क्लियर थ्रेट था इस्लाम को। उसके बाद क्या की हुआ कि जो मुदारिस मुसलमानों के थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसको गवर्नमेंट की जो पेट्रोनेज है, जो एंडोवमेंट है वो हासिल थी, तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल रोल यहाँ पे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो मुसलमानों के मदारिस हैं उनके एंडोवमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, कन्फिस्केट कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो मिशनरीज़ हैं उनको गवर्नमेंट की पेट्रोनेज दी जाती है ताकि मुसलमानों को अपने ईमान से डिस्ट्रैक्ट करके ईसाई बनाया जा सके। तो ये सबसे बड़ा जो है वो अलमिया था जिसको मुसलमानों ने कम्बैट करना था, और उसको फ्रंट करने के लिए उसके लिए मुसलमानों को एक जो है प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी का ये प्लेटफॉर्म जो कि दारुल उलूम देवबंद है, ये जो है जो मिशनरीज़ हैं उनके रोल को जो है रिटेलिएट करने के भी काम आया। और यहाँ पर देखें, ये जो रोल ऑफ मिशनरीज़ था जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, जो कि इस्लाम के लिए हिंदुस्तान के में ख़तरा था, ये एक 1857 की जंग आज़ादी की वजह भी बनी। अब ये जो मिशनरीज़ थे ये गवर्नमेंट की पेट्रोनेज और उसके बाद इनकरेजमेंट थी इनके साथ, मतलब कि जो मिशनरीज़ यहाँ पे किरदार अदा कर रहे थे वो गवर्नमेंट की इनकरेजमेंट से कर रहे थे। उसके बाद देखें, द परसिक्यूटेड मुस्लिम सोसाइटी हैड नो मीन्स ऑफ डिफेंस अदर देन टू चैलेंज द अटैक ऑफ मिशनरीज टू देयर रिलीजन। तो यहाँ पर ये जो रोल ऑफ मिशनरीज था ये क्लियर कट अटैक था ऑन मुस्लिम्स रिलीजन इस्लाम। यहाँ पर इस्लाम पे एक क्लियर कट अटैक था और मुसलमानों के पास और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था सिवाय कि इस अटैक को मुसलमान फेस करें। उसके बाद देखें, ये जो मैटर था, जो मिशनरीज़ का मैटर था, ये जस्ट कन्फाइंड नहीं था पम्फलेटेरिंग तक, और ये जो मसला था ये 1875 में खुल के सामने आया जब एक हिंदू ज़मींदार ने एक मुनाजरा रखा जिसमें शाहजहांपुर के मकाम पर एक मुनाजमा रखा जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इनवाइट किया। अब यहाँ पर जो मुसलमानों की तरफ से पार्टिसिपेशन थी वो मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी ने की, लेकिन मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी जब वापस आए तो वो रंजीदा थे, इंतहाई दुख थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो क्रिश्चियंस और हिंदू थे दे हैव ज्वाइंड हैंड अगेंस्ट द मुस्लिम। अब यहाँ पे देखें, मौलाना कासिम रिटर्न विद फुल ऑफ सारो डेट क्रिश्चियंस एंड हिंदूज ज्वाइंट देयर हैंड्स अगेंस्ट मुस्लिम। उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन हैं और जो हिंदू हैं उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हाथ मिला दिया है, वो मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, बल्कि जो उनके मिशनरीज़ हैं, जो उनका मिशन है वो मिलकर मुसलमानों के रिलीजन इस्लाम को के ख़िलाफ़ काम कर रहा था और मुसलमानों की जो बेसिक बिलीव्स थे उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट देखें, एटीट्यूड ऑफ आर्या समाज। ठीक है, जब शुरू में
मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी जो हैं वो ये समझते थे कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों का साथ देंगे, वो ट्रैक पे आ जाएंगे, लेकिन जो आर्या समाज है इनकी एक्टिविटीज़ ने मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी को बहुत परेशान किया। तो क्या हुआ, जो आर्या समाज हैं इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हॉस्टाइल जो है बिहेवियर वो स्टार्ट कर दिया, अपोजिशन का बिहेवियर स्टार्ट कर दिया। तो मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी जो है उन्होंने फिर बाद में अपने व्यूज़ को चेंज किया एंड उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो बाकी बचे हुए साल थे वो वक्फ कर दिए जो आर्य समाजिस्ट की तरफ से इस्लाम पे अटैक किया जाता था उसको कम्बैट करने के लिए। लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वाज डिवोटेड टू मीटिंग द चैलेंज ऑफ आर्य समाजिस्ट। नेक्स्ट देखें, उसके बाद सेपरेट डिपार्टमेंट वाज ओपन इन देवबंद वेयर ट्रेनिंग वाज गिवन टू मिशनरी वर्क। उसके बाद देवबंद के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोला गया जिसका काम जो था वो मिशनरी वर्क की ट्रेनिंग देना था। नेक्स्ट देखें, उसके बाद जो सम वेल नोज स्कॉलर्स थे जिनमें मौलाना सनाउल्लाह ऑफ अमृतसर थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को जो आर्य समाज की तरफ से इस्लाम के ऊपर अटैक था उसको कम्बेट करने के लिए, उसके काउंटर करने के लिए वक्फ कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा। हाजी आबिद हुसैन देवबंद इन 1866 थॉट टू स्टार्ट अ मदरसा इन स्मॉल मॉस्क। हाजी आबिद हुसैन इन्होंने सोचा हिंदुस्तान के अंदर, मतलब ये देवबंद के अंदर एक मदरसा स्टार्ट किया जाए। उसके बाद जो मौलवी मेहताब अली थे उन्होंने इनको इनकरेज किया कि येस देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ मदरसा इस्लामिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया। ओके, तो ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थी, क्योंकि जो बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थी जिनको 1857 से पहले जो गवर्नमेंट है उसकी पैट्रोनेज हासिल थी वो टोटली क्लोज हो चुके थे। जो रहते थे उनको कहा जाता है फ्यू ब्राइट वॉर्म्स इन द नाइट। उसके बाद देखें तो फिर क्या हुआ कि जब हाजी आबिद हुसैन ने सोचा कि देवबंद के मकाम पर एक मदरसा होना चाहिए तो मौलवी मेहताब अली जो थे उन्होंने इनकरेज किया इस मदरसे के क़याम के लिए। तो मई 30, 1866 फाउंडेशन स्टोन वाज लेड डाउन बाय मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी। तो जो मदरसा देवबंद था इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी ने 30 मई 1866 को रखा। इसके पहले स्टूडेंट जो थे वो मौलाना महमूदुल हसन थे जो कि एक रिनोन फिगर थे जिन्होंने अहम काम अंजाम दिए इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद देखें जो ये मदरसा था जो 1866 में जिसकी बुनियाद रखी देवबंद के मुकाम पर एक छोटी सी मस्जिद में, एक साल के बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे 78 हो चुके थे। अब यहाँ पे देखें 1874 में ये जो मदरसा था इसके अंदर जो स्पेस थी, जो जगह थी वो कम पड़ गई क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से 1874 में इस मदरसे को शिफ्ट करना पड़ा बिगर मॉस्क के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ बिगर दारुल उलूम। अब यहाँ पे देखें जो दारुल उलूम था इसका मकसद जस्ट देवबंद तक जो है वो कन्फाइंड नहीं था। मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी चाहते थे कि दारुल उलूम देवबंद की तर्ज की जो डॉटर्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट ओपन होनी चाहिए ताकि जो दारुल उलूम देवबंद है इसकी जो मिशन है, इसकी जो एजुकेशन है, मींस कि जो शाह वलीउल्लाह की एजुकेशन है वो दारुल उलूम देवबंद और फिर दारुल उलूम देवबंद को फॉलो करते हुए जो सब कॉन्टिनेंट है इनके अंदर जो है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर ऐसी इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जो दारुल उलूम देवबंद की लाइंस के ऊपर वर्क करके एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें मासेस को इन द सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे देखें अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मुस्लिम्स एजुकेशन सिस्टम बिकम एक्सटेंड। मतलब यहाँ पे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था वहाँ पर जो मुसलमानों का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वाज टोटली पैक्ड अप। मतलब टोटली जो मदरसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। वहाँ पर कोई भी जो गवर्नमेंट की जो पैट्रनेज है वो हासिल नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि जो वहाँ पर मदारस हैं वो ख़त्म हो चुके थे। जो कुछ जो सरवाइव कर रहे थे, जो रिवाजेस ऑफ द टाइम को सरवाइव कर चुके थे, जस्ट लाइक ग्लो वर्म्स इन द डार्क नाइट।
तो इसके अलावा वो कुछ भी नहीं थे, मतलब कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वहाँ पर टोटली मुसलमानों की ख़त्म हो चुकी थी। तो इसके बाद देखें, मुस्लिम एजुकेशन वाज डिप्राइव्ड ऑफ स्टेट इंकरेजमेंट। येस, जो मुस्लिम एजुकेशन है उसकी जो स्टेट इंकरेजमेंट थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। रोल ऑफ मिशनरीज़ सीरियस थ्रेट टू इस्लाम, और फिर उसके साथ साथ जो मिशनरीज़ का रोल है वो भी इस्लाम के लिए एक ख़तरा था। नेक्स्ट जो है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली इग्नोर द इस्लामिक लर्निंग। उसके बाद जो वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर लॉन्च कर दिया गया, जिसमें फ़िलासफ़ी थी, जिसमें मैथमेटिक्स थी, बेसिक अलजेब्रा था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और जो इस्लामिक लर्निंग थी, जो अरेबिक थी, जो उसके बाद हमारे पास पर्शियन लैंग्वेज थी, इसको टोटली पैक्ड अप कर दिया गया था इस्लाम जो सब कॉन्टिनेंट है इसके स्कूल्स के अंदर से। तो कुरान एंड सुन्ना, ज्यूरिप्रूडेंस एंड इस्लामिक स्कूलिज्म वर टू बी कॉर्नरस्टोन, मतलब कि जो इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वाज टोटली कॉर्नरस्टोन एट दैट टाइम इन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इसके लिए एक रिवाइवलिज्म की ज़रूरत थी, दारुल उलूम की ज़रूरत थी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, नॉट ऑन अ सिंगल प्लेस लाइक देवबंद। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, दारुल उलूम जो है वो यहाँ से उसकी मकसद जो था वो थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो डॉटर्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डेवलपमेंट था। तो पर्पज़ ऑफ दारुल उलूम जो मौलाना ननौतवी थे, जो कि फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद थे, देखिए वो क्या कहते हैं, मकसद पर्पज़ ऑफ दारुल उलूम, द इंग्लिश हैव परपेट्रेटेड boundless acts of tyranny against the Muslims for their fault of the uprising in 1857 and their relentless endeavor for the independence of this country thereafter. They have left no stone unturned to plunder and obliterate Islamic art and science, Muslim culture and civilization. Endowment of Muslims' educational institutions have been confiscated, and as a result, state-funded schools have been virtually closed. It is therefore necessary to adopt other methods instead of relying on the old system of endowments. देखिए, मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी कहते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने इस्लाम मुसलमानों के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म व सितम है उसकी इंतहा कर दी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो बिहेवियर था जो मुसलमानों की तरफ अंग्रेज़ों का था वो रुथलेस था, वो इंतहाई ज़ालमाना था, वो जो है वो अपना बदला लेना चाहते थे। वो मुसलमानों को जो है जंग आज़ादी का सबब समझते थे। वो समझते थे कि जो जंग आज़ादी 1857 लड़ी गई ये जस्ट मुसलमानों की वजह से हुई, हालांकि ऐसा हकीकत में नहीं था। और उसके बाद जो है उन्होंने कोई भी ऐसा स्टोन, अकॉर्डिंग टू मौलाना कासिम ननौतवी, they have left no stone unturned to plunder the Muslims educational system. उन्होंने कोई भी एक जो मौका है वो हाथ से ना जाने दिया मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और उसके बाद जो है जो मुसलमानों के इंडोवमेंट थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मींस के जो मुसलमानों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फंड्स थे उनको अंग्रेज़ों ने कन्फिस्केट कर दिया। तो फिर यहाँ पर जो है वो स्टॉप करने की बजाय यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत थी जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से इंडोवमेंट पे ना चले, बल्कि एट दैट टाइम देयर इज़ अ नीड सम अदर रिसोर्सेज कि कोई और रिसोर्सेज को यूज़ करके मुसलमानों की एजुकेशन को कंटिन्यू किया जा सके। दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दारुल उलूम देवबंद। नेक्स्ट देखें, पॉपुलैरिटी, मतलब कि जो मशहूरी थी दारुल उलूम देवबंद की वो कैसे हुई वो भी हम देखते हैं। वर्कर्स ऑफ देवबंद मूवमेंट, कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शंस वर रियली पॉपुलराइजिंग द काज ऑफ देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट इज़ नॉट द नेम ऑफ मदरसा ओनली, it is the name of cause, it is the name of a system, it is the name of a movement for the restoration of Islamic rule, to educate the masses of the subcontinent on the lines laid down by Islam, because the Islam in the subcontinent was totally packed up due to the introduction of and cornerstone of Islamic education system by the British government। तो यहाँ पे जो है पॉपुलैरिटी कैसे होती थी कि जो वर्कर्स जो कलेक्शन करते थे, क्योंकि यहाँ पर एज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि जो गवर्नमेंट की पेट्रोनेज थी और एंडोवमेंट थी डेट वाज कन्फिस्केटेड, सो द टोटल बजट
on which the देवबंद movement was dependent was the collection by the people। तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे जो कलेक्शन करते थे सब्सक्रिप्शन की, उनका जो मेन मकसद था, डेट वाज नॉट द सब्सक्रिप्शन फॉर द मदरसा बट फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ इस्लाम देवबंद मूवमेंट, काज ऑफ देवबंद मूवमेंट। नेक्स्ट देखें, दिस मूवमेंट वाज अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एज वेल। यहाँ पे देखें जो देवबंद मूवमेंट वाज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एजुकेशनल पर्पस। इनका एक सिर्फ यही एजुकेशनल पर्पस नहीं था, इनका मकसद सिर्फ मासेस को एजुकेट करना नहीं था, बल्कि वो जो 1857 के बाद जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात थे, तो वो किसी डायरेक्ट या रियली या जो फ्रंट रूल पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुनियाद रखने के लिए वो फ्रेंडली नहीं थे। तो उसकी वजह से जो देवबंद मूवमेंट है, जो मदरसा देवबंद है, इसने मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी चला सकें। Not congenial atmosphere for political movement, thus Darul Uloom provide facade for political work as well। कि यहाँ पर जो दारुल उलूम देवबंद है, इसने पॉलिटिकल वर्क के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया फॉर टू द लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद देखें सेंटर ऑफ मूवमेंट, मौलाना मोहम्मद कासिम नोनेटवी जो थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो जो दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट है इसको सेंटर ऑफ मूवमेंट बनाना चाहते थे। वो सेंटर ऑफ मूवमेंट से मुराद ये है कि जो शाह वलीउल्लाह की तालीमात हैं वो दारुल उलूम देवबंद को सेंटर रख के थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट जो है वो फैलाना चाहते थे। यहाँ पे देखें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मौलाना कासिम ननोतवी वाज टू मेक द दारुल उलूम एज अ सेंटर ऑफ मूवमेंट कंटिन्यूइंग द मिशन ऑफ शाह वलीउल्लाह। मतलब कि जो शाह वलीउल्लाह का मकसद था उसको फॉरवर्ड करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए जो दारुल उलूम देवबंद बनाया गया, डेट वाज द सेंटर ऑफ डेट मिशन। और उसके बाद देखिए ओपनिंग स्कूल ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट ऑन द लाइन प्रिस्क्राइब बाय इस्लाम, या फिर ऑन द लाइन प्रिस्क्राइब बाय शाह वलीउल्लाह। और यहाँ पर दारुल उलूम को सेंटर रख के मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते थे जो कि उन लाइंस के ऊपर वर्क करें, एजुकेशन इम्पार्ट करें, जो कि लाइंस शाह वलीउल्लाह ने सेट की थी। Third है some of the daughter madaris developed into flourished institutions, real offshoots of देवबंद मदरसा। और उनमें से कुछ जो इंस्टीट्यूशंस थी जिनकी बुनियाद दारुल उलूम देवबंद की लाइंस पर रखी गई थी, वो जो है वो फ्लोरिस्ड इंस्टीट्यूशंस बनी और वो रियली ऑफशूट्स थी किसकी, देवबंद मूवमेंट की। उसके बाद देखें देवबंद मूवमेंट प्लेड्स a significant role in the educational development in 20th century। और 20th century में जो देवबंद मूवमेंट है इसने एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट हम देखें जो सोशल एंड मोरल रिफॉर्म्स हैं उनका देवबंद मूवमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये मुसलमानों की सोशल रिफॉर्मेशन के लिए देवबंद मूवमेंट का क्या किरदार रहा। तो उसमें देखें सबसे पहले विडो मैरिज। तो यहाँ पर जो एक परसेप्शन थी मुसलमानों के अंदर, वो विडो की मैरिज नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो देवबंद मूवमेंट है इसमें जो विडो मैरिज को जो है वो प्लास किया गया, उसकी अप्रिसिएशन की गई, उसकी इनकरेजमेंट की गई और मुसलमानों को इसकी गफलत से रोका गया। उसके बाद वुमेन राइट ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो वुमेन हैं उनको इनहेरिटेंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। तो जो देवबंद मूवमेंट है इसमें जो वुमेन राइट ऑफ इनहेरिटेंस है इस पर भी जोर डाला गया। उसके बाद स्टॉपेज ऑफ सेरेमनीज ऑन मैरिज, डिफरेंट जो सेरेमनीज आज तक मुसलमानों के कल्चर के अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, डेट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू दी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। जस्ट लाइक अभी तक जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रस्म हिना और इस किस्म की जो फेस्टिवल्स होते हैं मैरिज के दौरान, तो ये that was totally against the teachings of Islam। तो मदरसा देवबंद या देवबंद मूवमेंट का एक मकसद इन जो फेस्टिवल्स हैं, जो एक्स्ट्रा सेरेमनीज हैं, इनको अभी ख़त्म करना था। उसके बाद देखें पब्लिकेशंस ऑफ लिटरेचर। जो देवबंद मूवमेंट है एक तरफ वो एजुकेशनल मूवमेंट है, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तीसरी दफ़ा वो सोशल रिफॉर्मेशन का वर्क कर रही है। उसके बाद इस्लामिक रिस्टोरेशन और एजुकेशन ऑफ मासेस पे वर्क कर रही है। अब देखें उसके बाद देवबंद मूवमेंट की आप अहमियत देखें कि यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर है, कैसे है, फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ रिलीजियस इंफॉर्मेशन।
जो लिटरेचर है उसको यहाँ पर वो पब्लिश कर रहे हैं देवबंद मूवमेंट। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ रिलीजियस इंफॉर्मेशन, ताकि रिलीजियस इंफॉर्मेशन वो पम्फलेटरियन की मदद से वो आम जो इंसान हैं, जो आम हिंदुस्तान के लोग हैं, उन मुसलमान हैं, उन तक पहुँच सके। उसके बाद देखें मौलाना महमूदुल हसन, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इन इडियोमैटिक उर्दू। जो मौलाना महमूदुल हसन है, ये पब्लिश है किसकी? पब्लिकेशन है किसकी? दारुल उलूम देवबंद की। और इसमें जो मौलाना मोहम्मद महमूदुल हसन हैं, उन्होंने कुरान मजीद का इडियोमैटिक उर्दू में ट्रांसलेशन की, ताकि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो उर्दू स्पीकर एंड रीडर हैं, उनको कुरान मजीद जो है वो समझने में आसानी हो। उसके बाद देखें मौलाना अब्दुल हक अफदेली, तफसीर हकानी, ठीक है, उन्होंने एक तफसीर लिखी। डेट वाज रियली एन इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक। उसके बाद देखें मौलाना अशरफ अली अफ्ताना बहावन, नुमेरस बुक्स, इन्होंने कई बुक लिखी फॉर दी सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद देखें उर्दू वाज इनरिच्ड बाय सर्टन यूज़फुल रिलीजियस लिटरेचर्स। इसके साथ साथ क्या हुआ, उर्दू की पॉपुलैरिटी भी स्टार्ट हुई। मतलब कि जो देवबंद है उसने लिटरेचर पे भी वर्क किया, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो मौलाना महमूदुल हसन जो थे, उनकी जो इडियोमैटिक उर्दू में कुरान मजीद का ट्रांसलेशन थी, और उसके बाद जो है तफसीर हकानी थी, और उसके बाद जो है पॉपुलराइजेशन ऑफ उर्दू, मतलब कि उन्होंने उर्दू लिटरेचर को फ़रोग़ दिया पब्लिकेशन ऑफ देवबंद के अंदर। और यहाँ पे देखिए उर्दू कैसे पॉपुलराइज हुई इस देवबंद के प्लेटफॉर्म से। हेल्प द ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी ऑफ उर्दू, मतलब कि जो देवबंद मूवमेंट है इसने उर्दू की डेवलपमेंट और उर्दू की पॉपुलराइजेशन में भी एक अहम किरदार अदा किया। कैसे, वो देखते हैं। Students from different part of the subcontinent return with good proficiency in उर्दू। अब यहाँ पे देखें अब होता क्या था कि जो मीडियम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन देवबंद मदरसा वो उर्दू था। अब जो देवबंद है ये सेंटर था एजुकेशन का इन द सब कॉन्टिनेंट। 1857 की आज़ादी की जंग आज़ादी की कुछ डिकेड्स तक, 2 से 3 डिकेड्स तक, तो जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट वो यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के लिए आते थे। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होता था, उर्दू होता था। यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के बाद जो स्टूडेंट वापस जाते थे, दे हैव गुड प्रोफिशेंसी इन उर्दू। तो इस तरीके से जो देवबंद मूवमेंट है ये उर्दू को भी पॉपुलराइज कर रहा था साथ साथ। उसके बाद देखें दिस वॉज रियली एन ऑफ शूट ऑफ वलीउल्लाह मूवमेंट, ठीक है। देवबंद वॉज इन टेक्ट ऑफ शूट ऑफ शाह वलीउल्लाह मूवमेंट। इट्स ओरिजिनेटर बिलोंग्स टू दैट स्कूल ऑफ थॉट। मतलब कि यहाँ पर जो इट्स ओरिजिनेटर थे, जो फाउंडर थे, वो शाह वलीउल्लाह की मूवमेंट से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे देखें शाह अब्दुल गनी जो थे माइग्रेटेड टू हिजाज। वन ऑफ द जो डिसिपल्स हैं या जिन्होंने शाह वलीउल्लाह की लेजेसी को आगे फॉरवर्ड किया उनमें से एक हैं। उसके बाद हाजी इमदादुल्लाह हैं, और जो मौलवी राशिद अहमद हैं। आफ्टर मौलाना मोहम्मद कासिम हिज फ्रेंड मौलवी राशिद अहमद डिसिपल ऑफ हाजी इमदादुल्लाह बिकम द चीफ पैटर्न ऑफ देवबंद मूवमेंट। और ये क्या करते थे, ही वाज लेक्चर्ड ऑन हदीस इन गनगोआ। उसके बाद देखें रोल अगेंस्ट ब्रिटिश, कि जो देवबंद मूवमेंट है इसका ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या रोल रहा। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या था, इट प्लेज इन प्राइवेट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पर देखें कि जो एजुकेशन है इसने पार्ट की। तो सबसे पहले देखें एजुकेशन के साथ साथ जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वो भी देवबंद मूवमेंट ने जो है वो प्रोवाइड किया फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद देखें द पैशन विम एंड विगर क्रिएटेड इन दिस मूवमेंट बिकम द क्वांटिसेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। मतलब कि इसने जो पैशन, जो कमिटमेंट, जो डिटर्मिनेशन इनकलकेट की अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो वही जो है बाद में पाकिस्तान मूवमेंट के लिए अहम किरदार उन्होंने अदा किया।
उसके बाद देखें दे फॉर डुअल्स एंड सम ऑफ देम स्पेंट अ गुड पार्ट ऑफ देयर टाइम इन जेल। जो इनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने डुअल फॉट की, मतलब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के अंदर के ऊपर भी और मिलिट्री कैंपेन के ऊपर भी, जिसकी वजह से जो देवबंद मूवमेंट के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी लाइफ का बेहतरीन टाइम जेलों के अंदर स्पेंड किया। उसके बाद लास्ट पे देखें द एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं नॉट ओनली मदरसा, मतलब कि जो देवबंद मूवमेंट है वाज नॉट जस्ट ओनली मदरसा बट अ howling campaign for the revival of Islam. It is the campaign for the revival of Islam in the subcontinent. It doesn't only for the purpose of education of the Muslims. Okay, next देखें provided platform for political guidance and revolution, कि इसने जो है एजुकेशन के साथ साथ मुसलमानों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया ताकि वो रेवोल्यूशन के लिए मुसलमानों को गाइड कर सकें। उसके बाद देखें इट नर्चर्ड अ बॉडी ऑफ सेल्फलेस डिटरमिन्ड सोल्जर्स ऑफ इस्लाम हु वर्क रिलेंटलेसली फॉर देयर काज। जो देवबंद मूवमेंट है इसने सोल्जर्स की एक ऐसी क्लास तैयार की जो कि रिलेंटलेसली अपनी जान की परवाह किए बगैर फुल विगर के साथ, जोश व खरोश के साथ अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए जो है वो कोशां रहते थे। उसके बाद दे ब्रोक अप द स्पेल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड द लास्ट वन ग्रेपल्ड विद द टायरनी ऑफ ब्रिटिश इरेज्ड ट्रेपिडिशन एंड अप्रीहेंशन फ्राम द माइंड्स ऑफ द कंट्रीमैन। जो मुसलमानों के अंदर एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन थी, जो ब्रिटिश जो रूल है जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर फैली थी, उसको यहाँ पर जो देवबंद मूवमेंट है उसने ख़त्म किया। और देवबंद मूवमेंट इज़ रियली एन इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ओके, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट रिवाइवलिस्ट एंड फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट टू एजुकेट द मासेस, टू प्रोवाइड देम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, to provide them political platform and to provide them education which is essential for the political movement and for the freedom movement. तो ये था हमारे पास देवबंद मूवमेंट। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।